बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मधु ने रिमोट उठाया और सोफे पर गिरकर टीवी ऑन किया और बगैर सर को उठाए फ्रेंच फ्राइज खाने लगी। फिर उसने चेहरा ऊपर को उठाकर स्क्रीन देखी और धक से रह गई। बेख्तियार उसने खौफ से अपनी आंखें मूंद ली। काफ़ी देर गुजरने के बाद उसने एक आंख में झिरी बनाकर स्क्रीन की तरफ देखा और लम्हा भर में आंख वापस बंद कर ली और बंद आंखों में ही हाथ बढ़ाकर रिमोट से टीवी को ऑफ कर दिया। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और ब्लैंक स्क्रीन को बेयकीनी से देखते हुए उठ खड़ी हुई। नाश्ते की मेज़ पर मधु ने जल्दी जल्दी जूस खत्म किया और सैंडविच हाथ में उठाकर खड़ी हो गई। मधु, आराम से, उसकी मॉम बोली। मॉम, मैं लेट हो रही हूँ, और जल्दी से कहकर बाहर निकल गई। मधु अपनी मॉम के साथ रहती थी। उसके फादर उस दुनिया से जा चुके थे। कॉलेज पहुंचकर मधु अपने फ्रेंड्स के पास आ गई। अब चलो भी, तुम्हारी वजह से हम पहले ही लेट हो चुके हैं, उसके दोस्तों ने कहा और क्लास लेने चल दिए। क्लास के बाद वो लोग कैंटीन में बैठकर बर्गर और कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करने लगे। तुम लोगों ने कल की न्यूज़ देखी थी? मुझे तो इस तरह लोगों को एक दूसरे को मारते देखकर बहुत दुख हुआ, यश ने सबको मुखातिब करते हुए कहा। सच में मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था वो सब कुछ देखकर, रोजर ने उसकी तायीद की। पता नहीं क्यों ये लोग बटे हुए हैं। सब इंसान हैं तो एक क्यों नहीं हो जाते, मिलकर रहें हमारी तरह। हमें देखो, मधु, मनाक्षी, रोजर, यश मजहब में हम सब अलग होकर एक दूसरे के दोस्त हैं। सुधीर ने अफसुर्दा होकर कहा। कम ऑन गाइस, वैसे ही क्या कम टेंशन है जो फिर ये सब बातें कर रहे हो? मधु बोली। तुम जैसे ही तो लोग होते हैं जो खुद तो कुछ करते नहीं, दूसरों को भी कुछ भी नहीं करने देते, रोजर बोला। छोड़ यार, कल के मैच का बता, क्या हुआ? मैं बाहर था, देखा ही नहीं मैच, यश बोला। होना क्या था, फीडर ही जीता, एंडी को स्टेट से हरा दिया है, सुधीर बोला। और फिर मैच की बातों में सब गुम हो गए। आखिर उनके फेवरेट फीडर का मैच था। भाई, मैंने तुम लोगों को एक ज़रूरी बात के लिए बुलाया है, रोजर ने मोनाक्षी, सुधीर और यश से कहा। 2 दिन के बाद 1 अप्रैल है और अब की बार हम मधु को फूल बनाएंगे। पिछले साल देखा था, इस अकेली ने हम सबको फूल बनाया था। अब इस मधु की बारी है। गुड आइडिया, रोजर बोला। मोनाक्षी बोली और फिर वो प्लानिंग करने लगे। फिर उन्होंने मधु को कॉल की कि अपनी मॉम से परमिशन ले लो, 2 दिन के बाद शो है और पासिस आ गए हैं, हम सब जाएंगे। मधु ने अपनी मॉम को बताया और उनसे परमिशन ले ली। रोजर जब रूम में दाखिल हुआ तो उसे वहां का माहौल बड़ा अजीब सा लगा। एक तरफ मैजिक शो का जोकर बैठा हुआ था, मगर उसके आगे आग जली हुई थी और वो इंसानी खोपड़ी पर हाथ रख के आंखें बंद किए बैठा था। एकदम से उसने अपनी आंखें खोली तो रोजर उछल पड़ा। आई एम सॉरी, शायद मैं गलत टेंट में आ गया हूँ, और वापस पलटने लगा। ठहरो, तुम इन सब से डर रहे हो, ये कुछ भी नहीं, मेरा जाती सामान है। तुम बोलो, तुम्हें क्या काम है? क्या तुम जादू करते हो? रोजर ने पूछा। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अपना काम बताओ। और फिर रोजर ने उसे अपनी फ्रेंड्स को डराने का काम तय कर लिया। गाइस, शो है किसका? रॉक कंसर्ट? मधु ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। ये तो आकर ही पता चलेगा, इट्स सरप्राइज। हाँ, इस बात की गारंटी है कि बहुत मजा आने वाला है, सुधीर ने आंख मारते हुए अपने दोस्तों को देखकर कहा तो सब मुस्कुराने लगे। मधु ने कार के शीशे में से बड़ा बड़ा मैजिक शो लिखा हुआ देखा तो मुंह बनाकर बोली, तुम लोग भी हद करते हो, दूध पीते बच्चों की तरह हरकत की तुमने। मैजिक शो देखने की उम्र है तुम्हारी? ये सरप्राइज था? शेम ऑन गाइस, हमने कब कहा कि ये सरप्राइज है? वो तो अभी आएगा। वो सब अंदर जाकर सीटों पर बैठ गए और शो शुरू हो गया। 1-2 आइटम के बाद पर्दा गिर गया। मधु बोरियत से जमाइयाँ लेने लगी।
फिर पर्दा उठा तो वहां जोकर नमूदार हुए और लोगों के दिल बहलाने लगे। जमाई लेती मधु का मुंह जोकर्स को देखकर खुले का खुला रह गया। खौफ की झुर्रियां उसे सर से पैर तक महसूस होने लगी। वो एकदम सीट से उठकर भागी और बाहर निकल आई। जोकर से मधु की रूह फना हो जाती थी और ये खौफ बचपन से था। उसके खिलौनों में भी कोई जोकर नहीं था। जोकर को देखकर उसे एक अनजाना सा खौफ घेर लेता कि जोकर इसे मार डालेगा। उसके चेहरे के रंगों से उसको घबराहट होती थी। ये उसे खुद भी मालूम नहीं था कि ऐसा क्यों था। वो तो किसी फिल्म के सीन में भी जोकर को देखकर आंखें बंद कर लेती थी, यहाँ तो सचमुच के जोकर से उसे अपने फ्रेंड्स पर गुस्सा आ रहा था। भला ऐसा मजाक भी कोई करने का है, जबकि वो जानते हैं कि मैं जोकर से कितना डरती हूँ। वो रोती हुई गाड़ी में आकर बैठ गई और सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। मधु के फ्रेंड्स गाड़ी से कुछ दूर खड़े उसे तक रहे थे। क्यों रॉजर, सरप्राइज का वक्त कब आएगा? सबने कहा। बस ये आ गया, रॉजर बोला और सब हंसने लगे। उधर मधु की आंखें बंद थी। अचानक उसे अपनी रान पर किसी की उंगलियां रेंगती हुई महसूस हुई। वो समझी मीनाक्षी होगी, मगर फिर उसने सोचा कार का गेट तो खुला ही नहीं। उसने आंखें खोली तो उसकी नजर अपनी रान पर गई। वहां एक हाथ था जिसने सफेद दस्ताना पहना हुआ था। उसने चौंक कर नजरें ऊपर की तो उसकी सिटी गुम हो गई। सामने जीता जागता जोकर उसके बराबर में बैठा हुआ था। गहरे गहरे रंगों वाला गोल नाक, गंजा सर। वो पूरा मुंह खोलकर हंसा तो उसने चीखें मारना शुरू कर दी। उसे लग रहा था कि उसका दिल फट जाएगा। उसने एक झटके से दरवाजा खोला और बेतहाशा तेजी से भागना शुरू कर दिया। वो अंधाधुंध दौड़ रही थी और पार्किंग से निकलकर उसने पीछे मुड़कर देखा, जो कि उसके पीछे आ रहा था। उसने दाएं बाएं गर्दन घुमाकर देखा और बाएं तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ गई। रास्ता नीचे की तरफ हो गया। दौड़ते दौड़ते वो एक जबरदस्त तरीके से मुंह के बल गिरी हुई चीज थी जो उसके पैरों से टकराई थी। उसका मुंह मिट्टी में अट गया। उसने उठने की कोशिश की तो दर्द की एक शदीद लहर उसके पैर में दौड़ गई। मधु ने नीचे देखा, वहां जमीन पर सुरैये पड़े हुए थे। उसको दूर से कदमों की आवाज आने लगी। उसने घबराकर एक सरिया उठाया और एक तरफ पकड़कर बैठ गई। उसके आगे छोटी सी झाड़ी थी जिसे वो कुछ हद तक छुप गई थी। जैसे ही वो जोकर करीब आया तो मधु अलर्ट हो गई। उस जोकर की पीठ उसी की तरफ थी। उसने उठकर एक भरपूर वार उसके सर पर उस सरिये से किया। वो अपना सर पकड़कर घूमा और मधु को देखते हुए लहराकर जमीन पर ढेर हो गया। मधु धाड़े मार मार कर रोना शुरू हो गई। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। इतने में उसके तमाम फ्रेंड्स भी वहां पहुंच गए। मीनाक्षी ने मधु को संभाला और रोजर जमीन पर पड़े जोकर को टटोलने लगा। ओ शिट यार, वो जोर से बोला। सुधीर ने आगे बढ़कर उसकी नब्ज और दिल की धड़कन चेक की। यार ये तो मर गया है। उसका ये कहना था कि सबको सांप सूंघ गया। मैंने इसको जानबूझकर नहीं मारा, मैंने डरकर इसको भगाने के इरादे से मारा था। मुझे क्या पता था कि ये मर जाएगा। मधु ने रोते हुए कहा। छोड़ो इस बात को, अब ये सोचो करना क्या है। मीनाक्षी ने होंठ चुबाते हुए कहा। हमें इसको ठिकाने लगाना होगा, वरना अगर किसी ने देख लिया तो हम सब लॉकअप में होंगे, यश कहने लगा। फिर उन लोगों ने वहीं गड्ढा खोदा और उस मरे हुए जोकर को मिट्टी में दबा दिया। मधु की हालत काबिले रहम हो रही थी। मीनाक्षी का दिल उसे देखकर कट रहा था। उसको खुद समेत रोजर, यश और सुधीर पर गुस्सा आ रहा था। हम सब ने इंतहाई बेहुदा मजाक किया है तुम्हारे साथ। मधु प्लीज हमें माफ कर दो, उसने मधु से माफी मांगते हुए कहा। वो जोकर था कौन? उसी मैजिक शो में काम करता था। अच्छा हुआ जब मैंने उससे बात की थी तो उस वक्त वो अकेला था, वरना हमें लेने के देने पड़ जाते, रोजर बोला। मधु ने अपने फ्रेंड से बातचीत बंद कर दी। काफी दिनों तक उन लोगों ने मधु को मनाया और मुआफी मांगी, जबकि ही जाकर मधु ने उन्हें मुआफ कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता सब रूटीन लाइफ में आ गए। मधु डियर, जल्दी आ जाओ, पास्ता रेडी है, मॉम ने आवाज देकर कहा। आई एम कमिंग मॉम। और फिर मधु आकर बैठ गई। पहला निवाला लेते ही उसने कहा, मॉम आपके जैसा पास्ता कोई भी नहीं बना सकता, और जल्दी जल्दी खाने लगी। प्लेट खाली करके मधु बर्तन उठाते और अपने बिस्तर में आकर लेट गई। मधु बिस्तर पर दराज थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर से चादर सिड़कने लगी। फिर किसी ने नोकीली चीज से उसके पंजे में गुदगुदी की तो वो उछल पड़ी। उसकी नजर जो अपने पैरों की तरफ गई तो वो सुन्न हो गई। वहां वही जोकर जिसे उसने मारा था मक्कारी से खड़ा हंस रहा था।
फिर वो पैरों की तरफ से ही बिस्तर पर चढ़ा और घुटनों के बल चलता हुआ उस तरफ बढ़ने लगा। उसका दम निकलने लगा। फिर वो बढ़ते बढ़ते उसके बिल्कुल ऊपर आ गया। फिर वो उसके करीब आ गया और अपना चेहरा उसके मुंह पर झुकाने लगा। मधु को अपना खून रगों में जमता हुआ महसूस हो रहा था। उसने आंखें सख्ती से भींच ली। जोकर की गरम गरम सांसें उसको अपने कान की तरफ महसूस हुए। फिर उसके कान में सरगोशी सुनाई दी। आई एम बैक। मधु ने जोरदार चीख मारी और उसकी आंख खुल गई। उसने बेयकीनी से चारों तरफ देखा मगर पूरा कमरा खाली था। वो पसीने में शराबूर थी और सांस धोखने की तरह चल रहा था। उसने साइड में रखा गिलास उठाया और एक सांस में खाली कर दिया। फिर वो लेट तो गई मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली गई थी और जागते जागते सुबह हो गई। वो उठी। फिर उसने गर्म पानी का शावर लिया और तैयार होकर कॉलेज जाने लगी। मॉम ने किचन से आवाज़ दी, मधु तुम्हारा आमलेट रेडी है बेटा। नो मॉम, क्लास है, कॉलेज में कुछ खा लूंगी। उसने मॉम को तो तसल्ली दे ली मगर खुद वो अभी तक रात के ख्वाब से डिस्टर्ब थी। क्लास में भी वो खोई खोई सी रही। ब्रेक टाइम में उसके दोस्तों ने उसे घेर कर कैंटीन में ले आए। मधु, व्हाट हैपेंड? रोजर ने उससे पूछा तो उसने इन सबको रात का ख्वाब बताया। कम ऑन यार, डोंट बी सिली, तुम इस बात पर अपसेट हो। इट वॉज जस्ट अ ड्रीम, रोजर ने समझाते हुए कहा। आई नो रॉजर, मधु ने कहना चाहा। ओके, अब तुम्हें वो जोकर नजर आए तो कहना रॉजर के ड्रीम में जाओ। और सब हंसने लगे। फिर वो लोग मधु को बहलाने लगे। मीनाक्षी कॉलेज से आकर लाउंज में बैठी थी। वहां उसका भतीजा खेल रहा था। इतने में उसकी भाभी आकर बोली, मीनाक्षी, मैं और माँ जी बस अभी आ रहे हैं। तुम सुनील को अपने साथ रूम में ले जाना। ये बहुत शरारती हो रहा है। अभी भी इसे सीढ़ियों से पकड़कर लाई हूँ। ओके भाभी, आप जाएं, फिक्र ना करें। और फिर वो सुनील को गोद में उठाकर अपने रूम में ले आई और उसे बेड पर बैठा दिया। मीनाक्षी ने कपड़े चेंज किए और सुनील के बराबर में लेट गई। सुनील अपने खिलौनों से खेल रहा था। आधे घंटे में उसकी भाभी मार्केट से आ गई। फिर वो सब डाइनिंग हॉल में खाना खाने लगे। खाना खाकर मीनाक्षी अपने रूम में आई और कंप्यूटर ऑन करके बैठ गई। अचानक पीछे से शोर सुनाई दिया। मीनाक्षी ने मुड़कर देखा तो बेड पर सुनील का जोकर खड़ा था जो उछल उछल कर तालियां बजा रहा था। मीनाक्षी ने उठकर उसका बटन ऑफ किया और बेड पर फेंक दिया और दोबारा कंप्यूटर पर काम करने लगी। एक बार फिर तालियों का शोर सुनाई दिया। मीनाक्षी चौंक कर मुड़ी। जोकर हंस हंस कर उछलकर तालियां बजा रहा था। लगता है इसका बटन लूज हो गया है। और फिर मीनाक्षी ने जोकर को उल्टा किया और बैटरी निकालकर उसे सामने मेज पर रख दिया और दोबारा अपना काम करने लगी। अब की बार वो कुर्सी पर उछल पड़ी। तालियों की आवाज फिर उसका स्वागत कर रही थी। उसने लरसते हुए मुड़कर मेज की जानिब देखा। जोकर तालियां बजा रहा था और वो रुक गया और मुड़कर मीनाक्षी की जानिब देखने लगा और मध्यम से नीचे को कूद गया। मीनाक्षी का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। फिर वो चलता हुआ उसके पास आया और उछलकर मीनाक्षी की रान पर आ गया तो वो वहीं कुर्सी पर जमकर रह गई। जोकर भयानक अंदाज में कहकहे लगा रहा था। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें नहीं मारा, मीनाक्षी ने खौफ से कांपते हुए कहा। ओह हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुमने मुझे नहीं मारा, जोकर ने मकारी से सोचने के अंदाज से कहा और पल भर में उसके चेहरे के तासुरात बिगड़ गए। मगर जुर्म में तुम भी बराबर की शरीक थी। तुम सब मरोगे। उसने अपने नाखून मीनाक्षी के कंधे में घोंप दिए। आह की सिसकारी मीनाक्षी के मुंह से निकल गई। फिर वो नन्हा सा जोकर मीनाक्षी के गले पर चढ़ गया। दोनों हाथों से उसका गला दबाने लगा। मीनाक्षी का दम घुटने लगा। उसकी आंखें बाहर निकल आई। उस नन्हे से खिलौने में इतनी जान थी कि मीनाक्षी के पूरा जोर लगाने पर भी वो उसके हाथ नहीं हटा सकी। उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई और गर्दन एक जानिब को ढलक गई। मीनाक्षी की माँ उसके कमरे में आई और मीनाक्षी को बेतरतीब हालत में देखकर ठटक गई। फिर तो घर में कोहराम बर्पा हो गया। मीनाक्षी के फ्रेंड्स को इन्फॉर्म किया गया। सब अफसुर्दा थे मगर मधु शाक थी। उसका जहन फिर से अपने ख्वाब की जानिब था। उसका दिल अनजाने खौफ से जोर जोर से धड़क रहा था। उसने रोजर और सुधीर से कहा मगर उन्होंने उसका वहम कहकर बात को खत्म कर दिया। चलो मधु, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, सुधीर ने मधु से कहा। गाड़ी में मधु गहरी सोच में गर्क थी। सुधीर ने उसे देखकर कहा, मधु जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मरने के बाद भला कोई वापस कैसे आ सकता है?
सुधीर, मुझे नहीं पता कि ये मेरा वहम है या कोई भयानक हकीकत, लेकिन कुछ तो है जो नॉर्मल नहीं है, जिसकी गवाही मेरा दिल दे रहा है। तुम चाहे मानो या ना मानो, मगर देखना एक वक्त ऐसा भी आएगा जब तुम भी मेरी बात की तायीद करोगे। मधु ने कहा और चुप हो गई। सुधीर ने कुछ कहना चाहा मगर मधु का घर आ गया तो मधु ने बाय कहा और गाड़ी से उतर गई। सुधीर ने गहरी सांस लेकर सर हिलाया और गाड़ी आगे को बढ़ा दी। रोजर जिम में अपने कजन के साथ दाखिल हुआ और उसे एक्सरसाइज करता छोड़कर आगे बढ़ गया। उसे स्वाना बाथ लेना था। वो चलता जा रहा था। कॉरिडोर में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे है। उसने रुककर पीछे देखा मगर कॉरिडोर खाली था। रोजर ने शाने उचकाए और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अभी उसे लेटे हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि अचानक टेम्परेचर खुद ब खुद बढ़ने लगा। फिर वो अजियतनाक हद तक बढ़ने लगा। रोजर ने घबराकर दरवाजा खोलना चाहा मगर वो लॉक था। रोजर को अपनी खाल बदन से उतरती महसूस हो रही थी। हेल्प, एनीबॉडी हेल्प। रोजर चीखे मार मार कर दरवाजा पीट रहा था। क्यों भाई, हमसे मुलाकात नहीं करोगे? तुम तो हमें ड्रीम में इनवाइट कर रहे थे, हम तो जागते में चले आए। रोजर ने आंखें मारकर देखा क्योंकि स्टीम फुल भर चुकी थी। गौर से देखने पर वही जोकर सामने आया। तुम तो मर गए थे। रोजर के मुंह से बामुश्किल निकला। तो मैंने कब कहा कि मैं जिंदा हूं? जोकर ने खौफनाक अंदाज में हंसते हुए कहा। रोजर की खाल उसके जिस्म से अलग होने लगी। वो दर्द से चिल्ला रहा था मगर किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। क्यों, मौत की अजियत कैसी महसूस हो रही है? जोकर ने सीने पर हाथ बांधकर मजाहिया अंदाज में कहा। देखो प्लीज मुझे छोड़ दो। रोजर गिड़गिड़ाया। छोड़ दूं? मैंने तुम्हें पकड़ा ही कब है? रोजर चीखें मारता रहा मगर किसी को कुछ सुनाई न दिया। जब लोगों को मालूम हुआ जब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोजर की लाश, उसे लाश कहना गलत था। लोगों का खौफ से दम निकल रहा था। उसे देखकर एक हादिसा करार दे दिया गया। जिम वालों पर केस फाइल हो गया मगर मधु और सुधीर दोनों खामोश थे। मधु ने खौफजदा अंदाज से सुधीर की जानिब देखा जो कि किसी सोच में गुम था। सुधीर, आज तुम कॉलेज नहीं जा रहे? माँ ने पूछा। नहीं माँ, आज क्लास नहीं थी कोई, इसलिए आज नहीं जा रहा। तो ठीक है, आज तुम्हारे पिता को जाना था, अब तुम जरा छत का काम देख लेना, माँ जी ने कहा। जी अच्छा माँ जी, सुधीर ने कहा और कमरे से निकलकर ऊपर जाने लगा। ऊपर की मंजिल पर कमरे बनाए जा रहे थे। मजदूर अपना काम कर रहे थे। सुधीर एक तरफ कुर्सी डालकर अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। 1:30 बजे के वक्त मजदूर खाना खाने चले गए। सुधीर भी उठकर नीचे जाने लगा। उसे खटखट की आवाज सुनाई दी। उसने सामने देखा तो एक मजदूर अकेला सरियों के बीच में हथौड़ा लेकर पीट रहा था। क्यों साहिब, आप नहीं गए खाना खाने? सुधीर ने उसे मुखातिब किया। वो मजदूर सर झुकाए हथौड़ा चलाई जा रहा था। सुधीर उसके करीब गया। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वो मजदूर पलटा और हथौड़े का वार सुधीर के मुंह पर किया। सुधीर का जबड़ा टूट गया। वो जमीन पर जा पड़ा। सुधीर ने उठाकर देखा तो उसकी आंखें खौफ से फट गई। मजदूर की जगह वही जोकर खड़ा था जिसे मधु ने मारा था। सुधीर के दिमाग में मधु के अल्फाज गूंजने लगे। तुम मानो या ना मानो सुधीर, एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम मेरी बात की तायीद करोगे। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो घिसट कर आगे बढ़ना चाह रहा था मगर घिसट भी नहीं पा रहा था। खौफनाक रंगों से सजे चेहरे के साथ वो जोकर सुधीर के करीब आया और मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाकर बोला, दर्द हो रहा है? और सुधीर के टूटे हुए जबड़े पर हाथ फेरने लगा तो उसके दर्द में और इजाफा हो गया। मुझे तो कुछ दर्द ही महसूस नहीं हुआ था, बस एक धमाका हुआ था सर पर और बस। जोकर नाच नाच कर बातें करने लगा। चलो मैं तुम्हें भी दर्द से निजात दिलाने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर जोकर ने सुधीर को दोनों हाथों पर फिजा में बुलंद किया और सामने खड़े सरियों की जानिब उछाल दिया। सुधीर सरियों पर गिरा और सरिये उसके जिस्म के आर पार हो गए। सुधीर चंद लम्हे फिरका, फिर ठंडा हो गया। उसकी पथराई निगाहें आखिरी वक्त तक उसी जोकर पर थी। मधु को सुधीर की मौत की इत्तला मिली तो उसके कदमों तले से जमीन निकल गई। मीनाक्षी, रोजर, सुधीर, अब मेरी बारी है। ये कहकर मधु धारे मारने लगी। उसकी मां भागती हुई आई। नहीं बेटा, ऐसे नहीं रोते, हिम्मत करो, भगवान की यही मर्जी थी। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स, मगर हम कुछ नहीं कर सकते। मामा अब समझ नहीं रही, बात वो नहीं है। मधु रोते हुए बोली, तो क्या बात है?
मॉम ने पूछा तो मधु ने उन्हें शुरू से आखिर तक सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर मधु की मॉम सख्ते में आ गई। ओ नो, ये तुमने क्या कर दिया? मर्डर? और इतनी बड़ी बात तुम अब बता रही हो? मॉम गुस्सा करने लगी। अब हो गई ना गलती मॉम, अब मैं क्या करूं? मधु ने रोते हुए कहा। बेटा रो नहीं, दरअसल तुमने इस बात का इतना असर ले लिया है कि तुमने अपने दोस्तों की मौत को भी उससे जोड़ दिया है। तुम्हें चेंज की जरूरत है। हम कल ही तुम्हारी आंटी के पास चलते हैं, कुछ दिन वहां रहोगी तो सब भूल जाओगी, ओके? उन्होंने मधु को प्यार से लिपटाते हुए कहा तो मधु मुस्कुराने लगी। जहाज ने टेक ऑफ किया तो मधु ने सुकून का सांस लिया। दूसरे शहर पहुंचकर मधु की जान में जान आ गई थी। पिछले दिनों वो बहुत ज्यादा परेशान और खौफजदा रह रही थी। ऊपर से उसके बेस्ट फ्रेंड की जुदाई, ये सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। एयरपोर्ट पर आंटी रोजी ने उनका वालहाना इस्तकबाल किया। उनके शोहर काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, जबकि वो अपने छोटे से बेटे माइकल के साथ रहती थी। मधु ने माइकल को गोद में उठाया और चल दी। आंटी रोजी और उसकी माम पीछे पीछे आ रही थी। मधु सब भूलकर जिंदगी में गुम हो गई। दिन आराम से कटने लगे। सुबह के वक्त मधु ने जूस पीकर गिलास खाली करके टेबल पर रखा और बर्तन उठाने लगी। मधु, आंटी रोजी की आवाज आई। जी आंटी, मधु बोली। आंटी किचन से निकलकर आए तो इनके हाथ में गत्ते का डब्बा था। बेटा अगर तुम्हें जहमत ना हो तो ये बॉक्स स्टोर रूम में रख दो, आंटी ने कहा। आंटी जहमत कैसी लाएं? और फिर मधु ने बॉक्स लिया और स्टोर रूम का दरवाजा खोलकर सीढ़ियां उतरने लगी। बॉक्स को एक साइड पर रखकर मधु जैसे ही पलटी, धप से कोई चीज उसके सामने गिरी। मधु की एकदम चीख निकल गई। वो समझी कोई सामान है। उसने जमीन पर गिरी चीज को उठाया तो उसकी सिटी गुम हो गई। वो कुछ और नहीं बल्कि वो एक जोकर था। मधु ने उसे जोर से उछालकर दूर फेंक दिया और भागकर सीढ़ियां चढ़कर बाहर निकल आई। दरवाजा बंद करके पुश से टेक लगाकर जोर जोर से सांस लेने लगी। उसे लग रहा था कि उसका दिल हलक से उछलकर बाहर निकल पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से वो अपने रूम में आई। थोड़ी देर के बाद माइकल मधु को अपने साथ खेलने के लिए बुलाने आया तो मधु ना चाहते हुए भी उसके साथ चल दी, क्योंकि वो बड़ी मासूमियत से इसे कह रहा था। लान में खेलने के बाद वो लोग झूले में बैठने आ गए। मधु जैसे ही झूले में बैठी तो उसको अपने नीचे कोई चीज चुभती हुई महसूस हुई। उसने खींच कर निकालकर जो देखा तो वो सुन्न हो गई। ये वही जोकर था जो नीचे स्टोर रूम में था। ये यहाँ कैसे आया? ये सवाल शिद्दत से मधु के जहन में गूंजने लगा। उसने जोकर दूर उछालकर फेंक दिया और अंदर चली गई। रात खाने की टेबल पर मधु खामोश थी। क्यों मधु, डिनर पसंद नहीं आ रहा बेटा? तुम्हारा फेवरेट बनाया है, आंटी रोजी ने कहा। नहीं आंटी, डिनर बहुत लजीज है। वो दरअसल मैंने और माइकल ने शाम में पिज्जा ऑर्डर कर लिया था, मधु ने कहा और वो खाने लगी। मुतराज का जहन जोकर की तरफ ही था। आंख खुलने पर मधु को खलक में कांटे पड़ते महसूस हो रहे थे। उसने उठकर साइड से गिलास उठाया मगर वो बिल्कुल खाली था। वो झुंझलाती हुई उठी और किचन में फ्रिज खोलकर बोतल निकाल ली। फिर गिलास में पानी भरकर पीने लगी। पानी का गिलास अभी भी उसके होंठों से लगा हुआ था। पानी उसकी हलक से नीचे उतर रहा था और वो फ्रिज के ऊपर देखने लगी। एकदम ग्लास उसके हाथ से छूटकर चकनाचूर हो गया। फ्रिज के ऊपर वही जोकर बैठा हुआ था और उसकी आंखें नीली रोशनी में चमक रही थी। मधु ने जोरदार चीख मारी। उसकी आवाज सुनकर आंटी रोजी और मॉम दोनों आ गई। किचन में मधु नीचे कोने में सिमटी बैठी हुई थी। वो कांप रही थी और आंखें बंद थी। क्या हुआ मधु? मॉम ने मधु को लिपटाते हुए कहा। वो वहां, मधु ने उंगली फ्रिज की तरफ करते हुए कहा। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। वहां कुछ नहीं है बेटा, आंटी ने कहा। मॉम, जोकर, फ्रिज, मधु के मुंह से अल्फाज निकल रहे थे। बेटा कुछ भी तो नहीं है फ्रिज पर, मॉम ने कहा तो मधु ने डरते डरते आंखें खोली। फ्रिज बिल्कुल खाली था। बेटा पुरानी बातों और यादों को इग्नोर करने की कोशिश करो और इसे उठाकर इसके रूम में ले आई। बेड पर लिटाकर जाने लगी तो मधु ने जल्दी से उनका हाथ थाम लिया। मॉम प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाए। मधु बेटा, अपने डर का मुकाबला तुम्हें खुद करना है, मॉम ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। मॉम बस आज आखिरी बार आप मेरे साथ सो जाएं, फिर मैं आपको कभी भी तंग नहीं करूंगी। मधु ने बेचारगी से अपनी मॉम की जानिब आंसू भरी आंखों से देखते हुए कहा तो मॉम को मधु पर उस वक्त बेइंतहा तरस आया। ओके माय चाइल्ड, एज यू विश। फिर मॉम मधु के बराबर में लेट गई।
उन्हें फिक्र थी कि मधु इस खौफ से कैसे बाहर आएगी। फिर उन्होंने देखा कि मधु सो गई है, तो वो आयशा से उठी और अपने रूम में आ गई। जब मधु सुबह उठेगी तो उसे बताऊंगी कि तुम बेकार में डर रही थी, रात भर अकेली सोई थी तुम, और मुस्कुराकर सोने लगी। मगर वो नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मधु की आंख एक झटके से खुल गई। उसने करवट लेकर मॉम को देखना चाहा, मगर वो सुन्न हो गई, क्योंकि बराबर वाले तकिए पर मॉम की बजाय जोकर लेटा हंस रहा था। मधु को करंट सा लगा और वो उछलकर बिस्तर से नीचे कूद गई। उसने भागना चाहा तो जोकर ने पीछे से उसकी टी शर्ट पकड़ ली। उसने जोर लगाया तो टी शर्ट चिड़चिड़ करके फटती चली गई। मधु ने उसकी परवाह न की और भागती चली गई। कमरे से निकलकर उसे सामने सीढ़ियां नजर आई। वो बेसाख्ता उस पर चढ़ गई। सीढ़ियां छत पर जाकर खत्म हो गई। छत पर पहुंचकर मधु इधर उधर देखने लगी। सामने उसे पानी की बड़ी सी टैंकी नजर आई तो फौरन झुककर उसके नीचे घुसकर अकड़ कर बैठ गई। वहां गुप अंधेरा था। चंद लम्हों के बाद उसको अपने सांसों के अलावा भी आवाज सुनाई दी। उसने अपनी सांस रोकी, मगर आवाज फिर भी आ रही थी। उसका दम निकलने लगा। वो एकदम उठी तो एक धमाका हुआ। उसकी आंखों के गिर्द तारे नाचने लगे। फिर अंधेरा छा गया। वो भूल गई थी कि वो टैंकी के नीचे है और बेध्यानी में उसका सर जोर से टकराया। वो अपना सर पकड़े पकड़े टैंकी के नीचे से घुटनों के बल चलती हुई निकली तो किसी ने कसकर उसके बाल पकड़ लिए। उसकी चीख निकल गई और फिर वो घसीटती घसीटती छत के कोने पर आकर रुक गई। जोकर खौफनाक अंदाज से उसके सामने खड़ा था। फिर उसका धाना खुला और वो बोला, इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी तुझे, और मधु के सीने पर अपना पंजा रखकर उसको पीछे धकेल दिया। मधु चीखती हुई नीचे गिरती चली गई। फिर धपकी आवाज के साथ स्विमिंग पूल के किनारे पक्के फर्श पर पीछे को गिरी। उसके जिस्म के नीचे खून का तालाब बहने लगा। जोकर लम्हे भर में छत से गायब होकर नीचे आन मौजूद हुआ। मधु का खून आसपास फैलकर स्विमिंग पूल में गिरने लगा। स्विमिंग पूल का पानी सुर्ख होने लगा। मधु झटके ले लेकर तड़प रही थी। वो जोकर उसके पास आया और अकड़ू बैठकर रोने लगा। फिर एकदम कहकहे लगाने लगा। फिर उसने अपने सफेद दस्ताने के हाथ घुमाए तो एक हाथ के अंगूठे पर आग का शोला जल उठा। उसने तड़पती मधु के कान के पास मुंह ले जाकर सरगोशी से कहा, गुड बाय, और मधु की फटी हुई टी शर्ट में आग भड़क उठी। वो जिंदा थी मगर मजाहमत भी ना कर सकी और जिंदा जलते जलते अजियतनाक मौत का शिकार बन गई। इन सब में मधु का कोई कसूर नहीं था, मगर उसके दोस्तों के एक मजाक की वजह से उसकी जिंदगी के सबसे बड़े खौफ ने हकीकत का रूप लेकर उसकी जान ले ली। और यूं उसका खौफ सच साबित हो गया कि जोकर उसे मार डालेगा।